तो बच्चों आज हम सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को सीखने के क्रम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक मोल होता क्या है। एक मोल होता क्या है। देखिए, मोल के आगे अगर कोई न्यूमेरल नंबर आ जाता है तो उसकी ई को हम नहीं लिखते हैं, फिर केवल एमओएल लिखते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का एक मोल 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। पहली बात जो आपको याद रखनी है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब 1 मोल क्या है? ये एक यूनिट है। ये यूनिट उसी तरह है जैसे आप डजन यूज करते हैं। आप जानते हैं कि 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप ग्रॉस यूज करते हैं, 1 ग्रॉस में 144 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री में इन यूनिट्स का यूज नहीं करते हैं हम यूज करते हैं मोल का। और 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है। ये बहुत बड़ा नंबर है और केमिस्ट्री में हमें छोटे नंबर से कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि यार आप एक चुटकी भर सैंपल भी लेंगे किसी सब्सटेंस का, चुटकी भर सैंपल भी लेंगे तो भी इसमें मिलियन बिलियन से बहुत ज्यादा पार्टिकल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 10⁻19 के ऑर्डर में पार्टिकल्स होंगे 1 ग्राम सब्सटेंस में। तो इतने पार्टिकल्स के लिए डजन और ग्रॉस जैसी यूनिट्स जो हैं वो यूजलेस हैं, क्योंकि नंबर फिर भी बहुत हो जाएगा, फिर भी वो मिलियन और बिलियन ही बना रहेगा। तो साइंटिस्ट को एक बड़ी यूनिट की जरूरत थी जो उन्होंने मोल के रूप में इंट्रोड्यूस की। आप एक बात याद रखेंगे, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पहली बात। दूसरी बात है, हम लेंगे कैसे किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल? हम कैसे लेंगे? आपसे कहा जाता है कि 1 डजन बनाना ले आओ। आप 1 डजन बनाना गिनती से ले आते हो, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, 5 डजन, जितने भी डजन मंगाए जाते हैं आप ले आते हो। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स ले आओ, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स ले आओ, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स आपको लाने हैं, तो आप ला पाएंगे? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ, जैसे 1 डजन में 12 पार्टिकल्स होते हैं, 12 ऑब्जेक्ट होते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स को हम गिन के ले आएंगे तो आ जाएंगे। तो सबसे पहली मिथ जो आपको मन से हटानी है वो है कि मोल को कभी भी गिन के नहीं लिया जा सकता है। दे कैन नेवर बी काउंटेड। 1 मोल ऑफ any substance cannot be counted. क्यों नहीं काउंट किया जा सकता है? तो आपको बताते हैं बिगनेस ऑफ दिस नंबर, कि ये नंबर कितना बड़ा है। 1 मोल नंबर कितना बड़ा है, इसकी बिगनेस जानते हैं हम लोग। बिगनेस ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इसके इक्वल होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6023 और इसके बाद हम लोग लगाएंगे 20 जीरोज, तो ये हो जाएगा 1 मोल। ये हो गया है 1 मोल। अब देखने में शायद आपको ये नंबर बड़ा ना लग रहा हो, लेकिन इसको बड़ा रियलाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो आपको अक्सर बुक्स में क्वेश्चन लिखा मिलेगा कि इफ अ पर्सन स्पेंड्स मनी एट द रेट ऑफ 10⁶ मींस 10 लाख रुपीज पर सेकेंड, then how much time will he need to spend 1 mole of rupees? How many years he will need to spend 1 mole of rupees? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपकी मैथ्स चेक करने के लिए नहीं होता है। इस क्वेश्चन से आपको रियलाइज कराया जाता है कि ये नंबर कितना बड़ा है और इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जरा सॉल्व कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि 10⁶ रुपीज
आर स्पेंट खर्च होते हैं बराबर 1 सेकेंड में। तो 1 रुपए खर्च होगा बराबर इक्वल्स टू 1/10⁶ इंटू 1 सेकेंड में। और हमें खर्च कितने करने हैं 1 मोल, और 1 मोल में पार्टिकल होते हैं या रुपए होते हैं। 1 मोल की वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने रुपीस खर्च होंगे 1/10⁶ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 सेकेंड्स में। अब सेकेंड्स तो बहुत हो जाएंगे, हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, सालों में बदल ले रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इस नंबर को सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, फिर मिनट को आवर में बदलने के लिए एक और 60 से, आवर को डे में बदलने के लिए 24 से, और डे को ईयर में बदलने के लिए 365 से। तो ये हमारा हो जाएगा ईयर्स में अपॉन 60, अब ये हो गया मिनट, एक और 60 अभी हो गया आवर, 24 अभी हो गया डे, और 365 अभी हो गया ईयर। तो इतनी ईयर्स लगती हैं। इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 19.089 इंटू 10⁹ ईयर्स। तो आप देख सकते हैं इतनी सालें लगेंगी। अब इतनी सालें 10⁹ ईयर्स हैं। आप लोग जस्ट 10th पास करके आए होंगे तो शायद इस नंबर का आइडिया ना ले पा रहे हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 19.089, 3 जीरो तो यहां चले गए, 6 जीरोस, 2 3 4 5 6, इतनी ईयर्स आपको चाहिए हैं 1 मोल रुपए खर्च करने के लिए। जबकि आपका खर्च करने का रेट क्या होगा 10 लाख रुपीस पर सेकंड। 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम मान लेते हैं आपने कर दिया। फिर भी आप 1 मोल रुपए खर्च करने के लिए कितनी सालें चाहिए देखो, और आजकल का आदमी तो 190 साल भी नहीं जीता है। तो आप समझ जाओगे नंबर कितना बड़ा नंबर है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये नंबर बहुत बड़ा है, ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये नंबर बड़ा है, और आपने अगर रियलाइज कर लिया है कि ये नंबर बड़ा है, तो इससे आप समझ जाएं कि ये नंबर कभी भी काउंट करके नहीं लिया जा सकता है। ये नंबर कभी भी काउंट करके नहीं लिया जा सकता है। तो अब हमारे आगे क्वेश्चन आया कि देन हाउ कैन वी टेक 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो हम 1 मोल कैसे लेंगे, केमिकल रिएक्शंस कराने के दौरान हमें 1 मोल 2 मोल 3 मोल चाहिए होंगे। तो हाउ कैन वी टेक 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हम कैसे ले सकते हैं। तो बड़ा इजी है बच्चों, जो भी सब्सटेंस हो। एक चीज और बताते हैं, सब्सटेंस 2 तरीके के होते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आपके आ जाते हैं एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके के एलिमेंट। और दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड से बंधे होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूरिया, NH2CO, NH2, ग्लूकोज, C6H12O6। तो ये कंपाउंड। इंप्योर सब्सटेंसेस में हमारे आते हैं मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस। मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस। तो आपको ध्यान रखना है कि इंप्योर सब्सटेंसेस के मोल नहीं लिए जा सकते हैं। इंप्योर सब्सटेंसेस का मोल नहीं लिया जा सकता है, क्यों? अब आपसे कोई कहता है कि एक मिक्सचर है, पानी में नमक डाला है तो इसका 1 मोल ले लो, तो संभव नहीं है, सोल्यूशन का मोल नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए आप क्यों नहीं लिया जा सकता है, बताते हैं। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेने का तरीका है, आप इसको गिन के नहीं ले पाएंगे, तौल के लीजिए, वे करके लीजिए। और किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेने के लिए इसके उतने ही ग्राम तौल लीजिए जितना कि इसका, अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास है, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास है। तो दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू इट्स मास इन ग्राम इक्वल
टू इट्स एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास और कंपाउंड है तो मोलर मास। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। पहली बात हमने आपको बताई थी कि 1 मोल में, जैसे 1 डजन में 12 पार्टिकल, वैसे ही 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेने के लिए हमें उसके उतने ही ग्राम तौल लेने हैं जितना कि उसका एटॉमिक मास या मोलर मास है। हमें गिनना नहीं है। कोई कहते हैं गिन के ले आओ, तो ये संभव नहीं है। पहली बात तो एटम्स मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको देखा नहीं जा सकता है किसी भी तरीके से, और दूसरी बात है देखा भी जाए तो भी नहीं लिया जा सकता है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि हम केवल प्योर सब्सटेंसेस के ही मोल ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस लेने के लिए हम उसके उतने ही ग्राम लेते हैं जितना कि उसका एटॉमिक मास या मोलर मास है। अब एलिमेंट के तो एटॉमिक मासेस आप जानते हैं होते हैं, कंपाउंड के भी एटॉमिक मासेस होते हैं। भाई जो एटम है इसका एटॉमिक मास फॉर एग्जांपल 12 ग्राम पर मोल है, इसका 23 ग्राम पर मोल है। इस तरीके से आपने देखे कि एलिमेंट्स के तो एटॉमिक मासेस होते हैं, और कंपाउंड्स के जो मोलर मास होता है वो एटॉमिक मास के सम होते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें CO2 की, तो CO2 का मोलर मास जो होगा, इसमें एक कार्बन एटम है और 2 जो है वो ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। अगर आप यूनिट पे भी नजर डालें तो देखेंगे कि CO2 का मोलर मास है 44 ग्राम पर मोल, मतलब 1 ग्राम CO2 के लिए आपको, 1 मोल CO2 के लिए आपको 44 ग्राम CO2 चाहिए है। तो यहां से भी क्लियर हो रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेने के लिए उसके उतने ही ग्राम वे कर लो, तौल लो, जितना कि उसका मोलर मास है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। पहली जो कैटेगरी है मूल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनने की, वो यही है। पहली कैटेगरी है मास और नंबर ऑफ मोल में रिलेशन बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स मोल। तो बिना किसी फॉर्मूले के हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फॉर्मूलों से बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए, फॉर्मूले आप ओवरलैप करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट की कि आप इसको यूनिटरी मेथड से ही पूरा जानेंगे। देखिए कैसे। अब आपसे कहा जा रहा है कि CO2 कुछ कंपाउंड्स हैं, इनका 1 मोल लेना है और कितने ग्राम ले लें। तो कंपाउंड, हम कुछ कॉलम बना रहे हैं। एक में लिख रहे हैं कंपाउंड्स, दूसरे में लिख रहे हैं इनका मोलर मास, तीसरे में लिख रहे हैं इनका वेट, चौथे में लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो ये टेबल इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब कंपाउंड, सबसे पहला कंपाउंड हम लिख लेते हैं हम लोग वाटर। वाटर केवल आपसे कहा जाएगा वाटर का 1 मोल लेना है, कैसे लेंगे? वाटर का 1 मोल कैसे लेंगे? नाम लिया जाएगा केवल कंपाउंड पर, बस इतना ही आपको चाहिए है। क्वेश्चन होगा हाउ विल यू टेक 1 मोल ऑफ वाटर, तो आपको नाम मिल गया वाटर, फॉर्मूला पता है वाटर का, फॉर्मूले से आप मोलर मास निकाल लेंगे। 2 + 16 = 18, तो इसका मोलर मास हो गया 18। अब आप जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेने के लिए उसके उतने ही ग्राम ले लें जितना कि उसका मोलर मास है। तो H2O का मोलर मास कितना है? 18। अगर हम 18 ग्राम H2O ले लेंगे, 18 ग्राम H2O ले लेंगे तो इसमें इसका 1 मोल ही होगा। अब 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं? अगर हम यहीं पे पार्टिकल भी देख लें तो 1 मोल में आपको बताया है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। इसी में अगर हम लोग देख लें पार्टिकल भी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। पार्टिकल से मतलब एलिमेंट होगा तो एटम, कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल, यहां तो मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल होगा, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? आपको पता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आपसे कोई कहता है कि वाटर का ही केस है, वाटर का ही केस है और इसके आपको 2 मोल्स लेने हैं, 2 मोल्स लेने हैं। तो आप जानते हैं कि वाटर, जैसे ही वाटर आए आप समझ जाओ कि 18 होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो 18 मोलर मास है तो 18 ग्राम में इसका 1 मोल होगा। तो 2 मोल लेने के लिए कितना कर दो भाई? 1 मोल इक्वल्स टू 18 ग्राम, तो 2 मोल्स इक्वल्स टू 36 ग्राम। वेरी इजी। अब 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 2 मोल्स में पार्टिकल्स कितने होंगे? 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23।
ये जो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं बेटा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे और 2 मोल्स में 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे। आपको ये आपसे कह दे कि यहां से पूछ ले कि 54 ग्राम वाटर है, 54 ग्राम वाटर में बताओ वाटर के कितने मोल्स होंगे। तो आप जानते हैं कि 18 ग्राम में, ये चीज तो हमेशा ही पता है हमें कि किसी सब्सटेंस का उतना ही ग्राम ले लें जितना कि इसका मोलर मास है, तो उसका 1 मोल हो जाता है। तो आपको पहले से ही पता है 18 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इक्वल्स टू 1 मोल। तो 54 ग्राम इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो 3 मोल्स। और 3 मोल्स में पार्टिकल कितने होंगे, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद अगर ये तो सीधे हो गया, आप ओरल कर सकते हैं, 18, 36, 54, 18 के टेबल में आ रहा है तो आप ओरल कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये इतना इजी वैल्यूज नहीं है जो आप ऐसे कर पाए, तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी देयर इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, 40 ग्राम ऑफ इट, वाटर के 40 ग्राम में वाटर के कितने मोल्स होंगे। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, फार्मूला आपसे जैसे ही वाटर कह दिया जाए तो आप तुरंत सोचो वाटर का मोलर मास कितना है। आपको ध्यान आएगा कि वाटर का मोलर मास जो है वो 2 + 16 = 18 है। तो आप जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का उतने ही ग्राम ले लें जितना कि उसका मोलर मास है, तो उसमें 1 मोल होगा। इससे हम समझ जाएंगे कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 मोल। ये तो हमें स्टैंडर्ड रिलेशन है, हमेशा पता है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से कोई हेल्प नहीं लेनी, केवल सब्सटेंस का नाम पता चल जाए क्या है। तो ये रिलेशन तो पहले ही पता है। अब हम जानते हैं 18 ग्राम में 1 मोल है, तो 40 ग्राम में पूछना है, कोई फार्मूला नहीं लगा, यूनिटरी मेथड से करो। 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 मोल, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/18 मोल। तो अब हमें कितने में भी पूछा जाए, 40 में पूछा है तो 40 ग्राम निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल x ग्राम में पूछा जाए तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1/18 इंटू 40 मोल, कितने मोल्स होंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 18 2 जा 36, फिर 18 2 जा, ये समथिंग इतने मोल्स आ जाएंगे। तो आप जान गए कि मोल्स और मास में क्या रिलेशन होता है। एक स्टैंडर्ड रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेने के लिए उसके उतने ही ग्राम ले लें जितना कि उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट है। अब फॉर एग्जांपल आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज will be there in 720 ग्राम ऑफ इट, इसके 720 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। तो बस आपको ग्लूकोज ही जानना था कि नाम पता चल जाए, पता लग गया। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले ही याद रहता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो आप तुरंत मोलर मास निकाल लो, 6 × 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, ये ऐड करेंगे तो आएगा 180 ग्राम पर मोल। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है 180 ग्राम पर मोल। तो आप पहले से ही जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का उतने ही ग्राम ले लें जितना कि उसका मोलर मास है, तो उसमें 1 मोल होगा। तो हमें पता है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने मोल होगा, 1 मोल होगा। स्टैंडर्ड रिलेशन है, हमेशा अप्लाई होगा ये। तो 180 ग्राम में इतने मोल हैं, तो कितने भी ग्राम में हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे पूछ लिया जाए कि 720 में कितने होंगे, तो 1 ग्राम के लिए पहले निकाल लो 1/180 मोल, और फिर 720 के लिए निकाल लो 720 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू 1/180 इंटू 720 मोल। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 मोल। इसको आप ओरल भी कर सकते थे, नंबर इजी था कि 180 ग्राम में 1 मोल है तो 720 में 4 मोल्स होंगे, 4 टाइम्स हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा मास और नंबर ऑफ पार्टिकल में रिलेशन। सेकेंड कैटेगरी जो है मास ऑफ द सब्सटेंस
एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी तक हम नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन देख रहे थे, अब हम देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। ये तो इसमें आपको केवल वही याद रखना है जो हमने आपको बताया है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेने के लिए उसके उतने ही ग्राम ले लें जितना कि उसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें वाटर की, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 18, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में वाटर का क्या होगा 1 मोल होगा। अब 1 मोल तो एक यूनिट है, जैसे 1 डजन में 12 पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे 6.023 into 10 to the power 23। अब ये कंपाउंड है तो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, एलिमेंट होता तो एटम्स होते हैं। तो ये रिलेशन देखो, एक नया रिलेशन हमें मिल गया कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस के उतने ही ग्राम ले लें जितना कि उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो उसमें 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दे कोई, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी molecules will be there in, for example 90 ग्राम ऑफ वाटर। आप जो ग्लास में पानी पी रहे हैं उस ग्लास में 90 ग्राम वाटर है, तो बताओ वाटर के कितने मॉलिक्यूल है। तो आपको कुछ नहीं याद करना, केवल वाटर को पकड़िए बस। वाटर है तो वाटर का मोलर मास 18 है, तो तुरंत आप समझ जाइए कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम उतने ही ग्राम ले लें जितना कि इसका मोलर मास है, तो उसमें 1 मोल होगा। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो वी नो, हम पहले से ही जानते हैं ये बात, हम पहले से ही जानते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 मोल। 1 मोल का ना लिख के हम लिखते हैं 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये रिलेशन तो हम पहले से ही जानते हैं। अब ये रिलेशन जानते हैं तो कितने भी ग्राम में निकाल सकते हैं। 18 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होंगे 6.023 into 10 to the power 23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होगा। 1 ग्राम पूछा जाए, 10 ग्राम पूछा जाए तो इंटू 10 कर दो, 20 ग्राम में पूछा जाए इंटू 20। फिलहाल हमसे पूछा गया है 90 ग्राम में, तो 90 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 6.023 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 18 into 90, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 मोल्स आ जाएंगे, मतलब 5 into 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स इसमें हैं। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल में। अब यार हम लोग एलिमेंट लेते हैं तो एटम गिनेंगे, तो एलिमेंट ले लेते हैं सोडियम। हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम विल बी देयर इन 46 ग्राम ऑफ इट। अब आपको बस ये सोचना है कि सोडियम है, और सोडियम का एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 23 ग्राम पर मोल। फिर देखिए 1 मोल में इतने ग्राम होंगे, खुद ही कह रहा है, तो ये तो हमेशा ध्यान रखो। तो हमने आपको बताया कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 1 मोल लेने के लिए उतने ही ग्राम लेंगे जितना कि उसका एटॉमिक वेट है। तो इसका एटॉमिक वेट 23 है, तो हम लिख सकते हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 1 मोल। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23। यहाँ एटम्स होंगे, एलिमेंट है तो एटम्स होंगे, कंपाउंड होता है तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक रिलेशन मिल गया बेटा में, 23 ग्राम ऑफ एटम्स में इतने, वो 23 ग्राम ऑफ सोडियम में इतने एटम्स हैं। तो अब हमें कितने भी ग्राम में पूछा जाए, अब फॉर एग्जांपल यहाँ 46 ग्राम में पूछा गया, तो हम निकाल सकते हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल्स टू इतने एटम्स, तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 6.023 into 10 to the power 23 अपॉन 23 एटम्स। पूछा कितने में गया आंसर, 46 ग्राम में पूछा गया है, तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 6.023 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 23 into 46, इतने एटम्स होंगे।
सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स आ जाएंगे। तो आपने देखा कि हम मास से नंबर ऑफ मोल आसानी से निकाल सकते हैं और मास से ही नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। भाई मोल पता चल जाएंगे तो पार्टिकल तो पता चल ही जाएंगे। अभी आपसे कोई कहते हैं कि 5 दर्जन चीज है, 5 डजन है, तो बताओ कितने पार्टिकल होंगे, तो आप तुरंत कह लेंगे 1 डजन में 12 होते हैं तो 5 डजन में 60 होंगे। वैसा ही है अगर हमें कोई मोल कह दे कि 5 मोल्स में कितने पार्टिकल होते हैं, तो 1 मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 5 मोल्स में इंटू 5 कर देंगे, वेरी इजी। तीसरी चीज बेटा सिखाते हैं, कई बार पूछा जाता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए, किसी भी न्यूमेरिकल के लिए आपको और कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, बस इसी से पढ़ लें आप। यूनिटरी मेथड से एक एक न्यूमेरिकल हो जाता है, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है जो होना। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट निकालना है। अब आपको पता है कि 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेने के लिए उसके उतने ही ग्राम लेते हैं जितना कि उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है। तो आप जानते हैं कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, इसी को हम लोग बोलते हैं, इस नंबर को ही बोलते हैं 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू कितने ग्राम होगा। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेने के लिए कितने ग्राम लेते हैं, 1 मोल लेने के लिए उतने ही ग्राम लेते हैं जितना कि उसका एटॉमिक मास है। तो माना एटॉमिक मास 1 है, लेट एटॉमिक मास इक्वल्स टू कैपिटल M। तो इतने एटम्स का मास हो गया M, तो 1 एटम का मास क्या होगा, यहीं से निकाल लेंगे। 1 एटम ऑफ, ये M ग्राम हो गया, तो 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू M बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। हमेशा के लिए रिलेशन हो गया, हमेशा के लिए, कि सब्सटेंस का अगर एटॉमिक मास को हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो हमें निकल आता है 1 एटम का मास। अब फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, कैलकुलेट दी मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के 1 एटम का मास आप कैलकुलेट करिए, किसी भी एटम के दिया जाए, वेरी इजी। आपको मालूम है कि कार्बन है, कार्बन का अगर हम उतना ही ग्राम ले लें जितना कि इसका एटॉमिक मास है, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, सबको पता है, 9-10 सही पढ़े होगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 ग्राम पर मोल। तो हम जानते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 मोल। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 1 मोल। 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो उतने ही ग्राम ले लेते हैं जितना कि इसका एटॉमिक मास है, तो उसमें 1 मोल एटम्स होते हैं। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इक्वल्स टू, इतने एटम्स का मास क्या है, 12 ग्राम। एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन की बात है, कार्बन के इतने एटम्स का मास है 12 ग्राम, तो 1 एटम का मास क्या होगा बेटा, 12 अपॉन दिस 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। आपने 3 चीजें जानी यहां पे। पहली चीज आपने जानी कि किसी भी सब्सटेंस के मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल पता चल गया, तो मास को फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल में कैसे चेंज करेंगे। और तीसरी चीज आपने जानी है कि किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का मास, हम एलिमेंट के एक एटम का मास हम कैसे निकालेंगे। तो ये एलिमेंट अगर कंपाउंड के केस में हो तो ऐसे कंपाउंड के केस में करेंगे। आप सब कह दिया जाए फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो H2O के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, क्योंकि बहुत कम होगा H2O के एक मॉलिक्यूल का मास। आप यही देख लें, सोडियम के ही एक एटम का मास कितना निकला था। ये अगर नंबर आप इसको देख लें, ये नंबर 6 मान लें एग्जैक्ट, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब ये 2 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम का मतलब क्या है बेटा कि एक डेसिमल लगाओ,
इसके बाद 23 जीरो लगाओ, मान लो कि ये 23 जीरो है, और फिर लिख दो 2। तो ये मास ग्राम में है, तो बताओ कितना है। कोई ये कहेगा अरे ये तो जीरो ही है, हम लोग 2 अंक बाद देखते हैं, 2 डिजिट बाद अगर जीरो है तो मान लेते हैं जीरो। तो इससे क्या पता लगा कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल इतना कम वेट का होता है कि उसे देख पाना या छू पाना, ले पाना संभव नहीं है, लेकिन कैलकुलेट कर पाना संभव है। तो हम जानते हैं कि वाटर है, तो वाटर का उतने ही ग्राम ले लें जितना कि उसका मॉलिक्यूलर मास है, जो कि 18 है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल होगा, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स का वेट इतना है, तो 1 मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, हम इसी को रीअरेंज करके ऐसे लिख लें, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू 18 ग्राम। तो इतने मॉलिक्यूल्स का वेट हो गया 18 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल का वेट क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इक्वल्स टू 18 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। इसको भी अगर एग्जैक्ट लगभग 6 मान लो तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। फिर देखिए -23 ग्राम कितना छोटा नंबर है। तो इससे आप किसी भी सब्सटेंस के एक पार्टिकल का, चाहे एलिमेंट हो तो एक एटम का, कंपाउंड हो तो एक मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकते हैं। अगली बात अगर हम लोग करें बेटा गैसेस की, अगर अगली बात हम लोग गैसेस की करें, तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। गैसेस के भी मोल्स हमें लेने होते हैं, गैसियस रिएक्शंस भी हम लोग कराते हैं क्लोज कंटेनर में, सिलेंडर में गैसियस रिएक्शंस भी कराते हैं, तो इनके मोल भी लेने पड़ते हैं। अब गैस का वॉल्यूम जो है यही मेजर करते हैं हम लोग, और ये मेजर करेंगे तो गैस का वॉल्यूम डिपेंड किस पे करेगा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई ये रही, ये कोई सिलेंडर है जिसमें ये गैस रखी है, कोई भी गैस है, गैस की क्वालिटी होती है कि कंटेनर का ही वॉल्यूम ले लेती है, तो इतना वॉल्यूम है। अभी माना ये कंटेनर जो है इसमें एक पिस्टन लगा है, ये मूवेबल पिस्टन है, ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, ये ऊपर शिफ्ट भी कर सकता है। तो अभी इसका टेम्परेचर कुछ है, तो ये वॉल्यूम समझो यहां से यहां तक का बेटा 2 लीटर है। T1 टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें यहां से और गर्म कर दें गैस को, और गर्म कर दें, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पिस्टन जो है एक्सपेंड करेगा और ऊपर पहुंच जाएगा। अब गैस का वॉल्यूम मानो डबल हो गया, तो टेम्परेचर T2 करने पे वॉल्यूम क्या हो गया, 4 लीटर हो गया। तो आपने देखा टेम्परेचर से वॉल्यूम कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा देंगे, गैस ठंडी कर दें तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज प्रेशर पे जाने हम, कि माना गैस कोई ये है, ये पिस्टन है और ये गैस भरी है, ये गैस भरी है। अभी इस गैस का जो वॉल्यूम है वो 4 लीटर है, जबकि प्रेशर P1 है। अगर हम इस पे, अभी प्रेशर P1 लग रहा था इस पे, अब हम प्रेशर बढ़ा दें, इस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन दबेगा, ऊपर से दबाएंगे हम इसे, तो दबा के हम यहाँ ले आए, ये नई पोजीशन पे प्रेशर क्या हो गया, P2। तो प्रेशर P2 हो गया तो वॉल्यूम तो कम हो गया, तो मान लो कि वॉल्यूम कम हो गया, आधा रह गया, तो 2 लीटर रह गया। तो आपने जाना प्रेशर से वॉल्यूम कैसे रिलेटेड है, प्रेशर और वॉल्यूम रिलेटेड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाएंगे गैस दब जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएंगे, और यहीं पे प्रेशर कम कर दे तो गैस उड़ेगी, ऊपर आएगी और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो गैस का वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है। और अगर आपने 10th में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है तो बेटा एक इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इक्वल्स टू nRT। अब जितनी भी गैसेस की स्टडी की गई, गैसेस की कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए बेटा टेम्परेचर और प्रेशर या फिर वे फैक्टर जिन पे इनका वॉल्यूम डिपेंड करता है गैस का, इन्हें कांस्टेंट करना पड़ता है। कांस्टेंट नहीं करेंगे तो किसी एक गैस को आपने हाई टेम्परेचर पे मेजर किया तो उसका वॉल्यूम बहुत था, किसी दूसरे को लो टेम्परेचर पे मेजर किया उसका वॉल्यूम कम था, तो आप गलत आइडिया लगा लेंगे। आप सोचेंगे कि पहली गैस जो थी वो ज्यादा वॉल्यूम रखती है 1 मोल पे, दूसरी गैस कम वॉल्यूम रखती है, जबकि ऐसा नहीं है, वो आप टेम्परेचर कम ज्यादा किए थे इसलिए है। टेम्परेचर कांस्टेंट करके देखिए तब पता लगेगा कंडीशंस क्या है। तो एक एसटीपी वैल्यू होती है, इसको एनटीपी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर।
इस पे टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है, 1 atm प्रेशर। अब 1 atm प्रेशर, बच्चों को शायद आइडिया ना हो कि 1 atm कितना प्रेशर होता है, तो ये रियलाइज हम आगे कराएंगे, अभी टॉपिक को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो मान लो कि टेम्परेचर और प्रेशर हमने कांस्टेंट कर लिया है, तो अब टेम्परेचर की वैल्यू बेटा मिल गई हमें 273 केल्विन, प्रेशर की वैल्यू मिल गई 1 atm। एन हम मान लेते हैं किसी सब्सटेंस का 1 मोल ले लिया, एन होता है नंबर ऑफ मोल, तो ये 1 मोल ले लिया। 1 मोल आप इजीली ले सकते हैं कि जो भी गैस है, माना CO2 गैस है, अगर कोई कहते हैं CO2 पे एक्सपेरिमेंट करना है तो तुरंत आप 44 ग्राम CO2 ले ले, ये इसके मोलर मास जितनी है और इसमें 1 मोल ही होगा। तो 1 मोल किसी भी चीज का लेना आप टफ नहीं है, चूंकि हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो 1 मोल ले लिया, एन की वैल्यू 1 हो गई। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। यूनिट यहीं से निकाल लेंगे आप, R इक्वल्स टू आएगा PV अपॉन NT, तो वहीं से ये यूनिट आ गई है। इन सारी वैल्यूज को रख के जब V सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम सॉल्व करेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू आएगा R इंटू T इंटू N अपॉन P। इनकी वैल्यूज रखेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273 इंटू नंबर ऑफ मोल 1, और इसको डिवाइड कर देंगे प्रेशर 1 atm से, तो ये वैल्यू आपकी आएगी, जाके इसको सॉल्व करेंगे 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो आपने जाना कि किसी भी गैस की एसटीपी पे कंडीशन कौन सी हो गई, एसटीपी या एनटीपी पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर। अब इससे ये मतलब नहीं है वो गैस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो गैस कोई भी हो। आप देखिए इस इक्वेशन में कहीं भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट नहीं आया है, तो गैस का नेचर की कोई भी उससे मतलब नहीं है। हमें एक आइडिया मिल गया, वो गैट्रो ने बताया था कि किसी भी गैस के 1 मोल का एन की वैल्यू 1 कर दें तो हमेशा यही वैल्यू आनी है 22.4। तो यहां से एक नया रिलेशन आ गया स्टैंडर्ड, जो आपको याद रखना है, तीसरा रिलेशन जो आपको याद रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो बेटा एक्स वाई जेड, एनी गैस एट एसटीपी, बस टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी के हों, इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ये तीसरा रिलेशन है जिसके न्यूमेरिकल आएंगे। हो सकता है लेटर में ना दिया जाए तो इसको एमएल में लिख सकते हैं, 22,400 ml, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और ml और सेंटीमीटर क्यूब बेटा इक्वल होते हैं, तो इसी को ऐसे भी लिखा हो सकता है कि इक्वल्स टू 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बेटा यहीं से बनेगा कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, देखिए क्वेश्चन, एट एसटीपी इज 44.8 लीटर, हाउ many moles and molecules are there in it, इसमें कितने मोल्स हैं और कितने मॉलिक्यूल हैं। तो बड़ा इजी, हमें एक स्टैंडर्ड रिलेशन तो पहले पता ही है, अभी पढ़ा हमने कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मोल। तो 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, हमें पहले ही से पता, हमने याद कर लिया है, कभी भी होगा हमें जरूरत होगी हम यूज करेंगे इसको। 22.4 लीटर एट एसटीपी इक्वल्स टू 1 मोल, तो हमें कितने लीटर दिया गया है, 44.8, निकाल लें 22.4 लीटर एट एसटीपी इक्वल्स टू 1 मोल, तो 1 लीटर एट एसटीपी इक्वल्स टू 1/22.4 मोल, और निकालना कितने में, 44.8 लीटर में, तो ये हो जाएगा 44.8 अपॉन 22.4, कितने मोल, तो ये कितने आ गए, 2 मोल। तो मोल निकल आए, इतने वॉल्यूम में कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे, चाहे कोई भी गैस हो। और 2 मोल है तो पार्टिकल कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, आपको मालूम है 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 3 बेसिक चीजें हैं बेटा, इन 3 बेसिक चीजों पे मोल कॉन्सेप्ट की स्टडी की जाती है। बाकी जो क्वेश्चंस में डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, ग्रेविमेट्री, वॉल्यूमेट्री, या मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल मास फ्रैक्शन,
पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो किसी हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। तो पहले आप ये करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, जो प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चंस हमें भेज दीजिए, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद इसका एडवांस फॉर्म करेंगे हम लोग। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।